दोस्तों चाइना में एक सर्वे हुई है जिसमें बताया गया कि चाइना की इकोनॉमिकल क्राइसिस हो चुकी है, चाइना बर्बाद हो रहा है। हमारा पड़ोसी हमारा सबसे परम दुश्मन चीन जो आज ढह रहा है, जिनकी अर्थव्यवस्था ढह रही है, चीन के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एकदम तबाही महंगाई बढ़ रही है। तो खैर दोस्तों, इस बात को ज्यादा ना करते हुए मैं सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोकिए और आगे बढ़िए। तो चलिए हम चाइना के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों चाइना में एक सर्वे हुई है, उस सर्वे में पाया गया है कि चाइना के कुछ एक संगठनों ने सर्वे किया है, कंपनी ने सर्वे किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ स्टूडेंट के थ्रू। तो सर्वे का मैं जरिया बताता हूं। चाइना के कुछ स्टूडेंट्स ने सर्वे किया जिसमें पता चली है कि चाइना में लोग गरीबी की संख्याएं बढ़ रही है और चाइना के लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हुई। अब आप बोलिएगा इसमें बड़ी बात क्या है, तो मैं अब जो बताने वाला हूं वो बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूं, बगल में आप देख सकते हैं। चाइना में कुछ युवाओं का यह कहना है कि हम चीन में एक गलत समय में यानी गलत युग में पैदा हो गए, हमें चीन में अभी पैदा नहीं होना चाहिए, इस समय में चीन ढहने वाला है। चीन एक गलत समय का पैदा हो चुके हम लोग, अर्थात चीन को लोग दूसरे हैं। दूसरी बात मैं दोस्तों और कह देता हूं कि चीन में इकोनॉमिकल क्राइसिस, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है तो बाद में बताएंगे। चीन ने अगली क्या कारनामा किया वो बताते हैं। तो दोस्तों चीन में क्या पाया गया, चीन में एक और मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, बगल में देखिए, जिसके अनुसार से कहा जा रहा है कि चीन में जो लोगों के पास अच्छी बिल्डिंगें होती है, फ्लैट होती है, मान लीजिए आपके शहर में 2-4 घर हैं 1-1.5 करोड़ की, आप रिच पर्सन है ना। इंडिया में उसे रिच कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में रिच कहा जाता है, इंडिया में नहीं, अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी। अगर आपकी शहर में एक फ्लैट है, अच्छी घर है, तो आप रिच पर्सन में आते हैं, क्योंकि उससे रेंट भी आती है भाई, 50,000 लाख रुपए तो महीना की रेंट आ जाती है। लेकिन चीन में इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे वाले, जिनके शहरों में 2-4, 10-10 फ्लैट हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। क्योंकि भाई अब शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं, इतनी महंगाई शहरों में आ चुकी है कि वहां से लोग गांव पलायन कर रहे हैं और बड़े बड़े फ्लैटों में ताला लग रहा है। जिनके पास फ्लैट है वो बेचना चाह रहे हैं, पर खरीदने वाला कोई शहरों में नहीं है। इसे कह रहे हैं चीन में क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस आई है। लेकिन दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन चीन में बवंडर यहां नहीं हुआ, चीन में बवंडर और आगे गई। अभी से मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बात कही थी कि चीन में, मैंने बगल में आपको थंबनेल दिखा रहा हूं, आप इस थंबनेल को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहा हूं, आप वहां भी देख सकते हैं। मैंने कहा था कि चीन ने अपनी आर्मी को 10% सैलरी घटाई है। कितनी प्रतिशत घटाई? 10% सैलरी कम की है। क्यों कम की है? क्योंकि वहां इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि भाई अभी तो ये शुरुआत है, चीन अभी और ढहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा था कि चीन में ये शुरुआत है, चीन अभी और ढहेगा और चीन की अर्थव्यवस्था और गिरेगी, और वो हो भी रही है। चीन की अर्थव्यवस्था धीरे 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 गिर रही है। चलिए हम पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड बात करते कि चीन ने से बवंडर क्या किया है जिसे दुनिया ने कर रही है। तो देखिए चीन ने एक नया नियम लाया, चीन ने एक नया नाम, दुनिया के देशों में बेरोजगारी और रोजगार कैसे ढूंढा जाता है। तो एक सर्वे होती है जिसमें रोजगार और बेरोजगार, तो रोजगार एक प्राइवेट सेक्टर होती है, एक होती है सरकारी सेक्टर। प्राइवेट सेक्टरों में अच्छे पोस्ट वालों को दिया जाता है और बेरोजगारी वालों में, सरकारी नौकरी में हर किसी के पास होता है, लेकिन रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर में होती है, मैं बात कर रहा हूं कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, वैसे उसे रोजगार आप कैसे मानिएगा? इंजीनियर को मानिएगा, डॉक्टर को मानिएगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बैंक में या मॉल में काम कर रहे हैं, लेकिन जिनकी सैलरी 8,000 से कम है, सरकार उसको रोजगार नहीं मानती है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर आपकी सैलरी 12,000 या 10,000 से कम है तो भारत सरकार आपको बेरोजगार नहीं मानती है, यानी कि आप बेरोजगार हैं। यानी अगर मेरी नौकरी, मैं किसी मॉल में 7,000 रुपये में काम कर रहा हूं, 6 से 7,000 या 5,000 रुपये में, तो मैं एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे पास बेरोजगारी है। 6-7 हजार रुपये एक बेरोजगार को दिया जाता है, आप बेरोजगारी में आ जाती है। तो खैर दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोजगार की स्थिति में, चीन ने इसमें क्या बवंडर किया। चीन ने एक नया नियम लाया। चीन ने कहा कि अब जो हमारी रोजगार की सेक्टर होगी वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या बढ़ा दिया गया? तो देखिए, भारत हो या दुनिया, आपके यहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय होगा ना, वो सरकार के सामने बेरोजगार है। लेकिन चाइना ने क्या किया कि जो पिज्जा डिलीवरी बॉय या खाना डिलीवरी बॉय या अमेजोन वगैरह, जिसे वहां नहीं चलती लेकिन वहां सामान तो आती जाती, तो ये जो डिलीवरी बॉय हैं इनको रोजगार में डाल दिया है। अब ये भी सरकार के तहत नौकरी कर रहा है, अब इसे बेरोजगार में नहीं गिना जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड, चाइना ने दूसरी एक और घटना दी कि जो प्राइवेट सेक्टरों में जो 4,000, 3,000, 5,000 की नौकरियां करते थे, जैसे झाड़ू पोछा लगाना, बहुत ही गरीब स्थिति में होना, अब सरकार चाइना ने बोला वो भी रोजगार है। यानी अब चाइना ने बेरोजगारी को कम, आंकड़ा बढ़ रही थी चाइना में, तो उसे घटाने के लिए उसने दूसरी बवंडर कर दी। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगी कि फिर भी चाइना ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अनुसार से चाइना में बेरोजगारी दर
21% है। कितना? 21%। भारत में 5% के आसपास है। कितनी है भारत में? 5। अब पूरा भारत में तबाही है कि बेरोजगारी है? आप मानते हैं बेरोजगारी है? बिल्कुल। पूरी भारत में कितनी? 5 के आसपास है। आप इंटरनेट को लिएगा 5, 7, 4 इसी तरीका से हर साल आंकड़ा रहती है। चीन में कितनी है? 21%। और ये डाटा कौन दे रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट। और कब दे रही है? जब 3000 वाले को भी उसमें शामिल कर दिया। अब सोचिए कि भारत में जो मजदूर जो ईटा ढोते हैं उसे रोजगार नहीं माना जाता है ना, उसे रोजगार, लेकिन चीन बोल रहा है वो भी रोजगार वाला है। क्या है? अगर कंपनी में कोई कंपनी का बिल्डिंग बन रहा है, उसमें 100 लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो 100 लोग भी रोजगार में गिनती आ गए, तो भी कितनी प्रतिशत आंकड़े हो गए? 21%। लेकिन जो ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल एजेंसियां हैं, उसका कहना है कि चीन में बेरोजगारी दर 30 से 35% है, यानी 30 से प्लस और 35 से कम। चाइना इसे छुपा रहा है। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं 30 से 35, हमारे यहाँ 7 मैक्सिमम जाता है तो हल्ला मच जाती, 7, 8 जाती तो मैक्सिमम हल्ला मच जाती, पूरे देश में विरोधी उपद्रव भी मचा देते। चीन में तो कोई विरोधी है नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी, वहां उपद्रव नहीं होता है। और हमारी 7 है, उनकी 35 तक है, तो 7 पचे 35, हमसे 5 गुना अधिक बेरोजगारी दर है। लेकिन चाइना में कोई उपद्रव नहीं है, क्योंकि वहां पे होती है पर मीडिया दिखा नहीं पाती, कम्युनिस्ट है, लोकतंत्र नहीं है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि चीन अब इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ रही है और अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ढहने की स्थिति में। भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि चीन जो है उसकी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे ढह रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे दुनिया में आज इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की है, 7% नंबर 1 में, जितना के सामने चीन सेकेंड नंबर में आती 3%। अब आप पूछिएगा कि भाई चीन 3% में है, भारत 7%, और फिर भी सेकेंड नंबर में, तो भी गिर कैसे रहा? 3% तो प्लस में है, जीरो के बाद माइनस में होनी चाहिए, 3% अगर प्लस में है तो फिर वो बढ़ कैसे रहा? तो भाई चीन के पास मजबूरी क्या है? देखिए दुनिया के पास, चीन बनाता था पहले, मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर, या फिर मैं एक बात बताता हूँ कि मोबाइल बनाती थी। अब दुनिया में लॉकडाउन हुए, मोबाइल बंद हुए, अब मोबाइल की मार्केट फिर से खुली, लेकिन अब वहां से कंपनी इंडिया आएगी, इंडिया में सेटअप लगाएगी, फिर यहां मोबाइल बनाएगी। तब तक अगर वो अपना सेटअप वहां बंद कर देगी तो फिर मोबाइल कहां से बेचेगी? आखिर एक सेटअप मोबाइल के बनने में 1, 1.5 साल 2 साल लगता है, वहां प्रोडक्शन स्टाफ, कैलकुलेशन स्टाफ भी तो रखना पड़ता है, फिर मार्केटिंग करना, फिर 6 महीना में आपके स्टाफ ट्रेनिंग के बाद ट्रेंड होते हैं। भाई कोई भी स्टाफ तुरंत काम करके ट्रेंड नहीं होता, तो डायरेक्ट कोई कंपनी तो चीन से आएगी नहीं। ये होती है इकोनॉमिकल, हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब हमारी ग्राफ अगर ऊपर की ओर जा रही है तो चीन की नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि उसकी कंपनी भारत में। और दूसरी एक और बड़ी खबर बता दूं दोस्तों, एक और खबर बता दूं कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका, चाइना, इन दोनों के लिए झटका है। और भारत तो इसमें सुपर पावर, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी और बिजनेस रूल जो है उसे दर्शाता है, कैसे भारत अपने आप को ऊपर ग्रो कर रहा है, वहीं अमेरिका और चीन नीचे जा रहा है। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जापान का एक बैंक है, उसने एक बिजनेस पर्पज से एक आंकड़ा दी है, मतलब वो हर 3 साल में एक बार देता है, तो उसका एक आंकड़ा दिया जाता है 3 साल के बाद। क्या आंकड़ा दी जाती है? कि दुनिया में कौन सा देश सबसे बेहतर है बिजनेस के लिए, और आप किस देश में इन्वेस्टमेंट करें कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिले और आपको कंफर्म है कि वहां ज्यादा कमाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें हर साल नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर वियतनाम, नंबर 4 पर इंडिया और पीछे रहता था। लेकिन इस साल गजब का अजब बोलिए ना, गजब का एकदम बदलाव हुआ। क्या हुआ मैं बताता हूं। नई आंकड़े के अनुसार से पता चला है कि नंबर 1 पर भारत चला गया है जी, और नंबर 2 पर जो अमेरिका था वो नंबर 4 पर चला गया है, और नंबर 1 पर जो चाइना था वो नंबर 3 पर चला गया था। पूछेगा नंबर 2 पर कौन रहा? नंबर 1 पर तो इंडिया आ गया, नंबर 3 में तो चाइना है, नंबर 4 में यूएस यानी अमेरिका है। तो भाई नंबर 2 किसने मारा? तो नंबर 2 की बाजी मिली है वियतनाम को। जी दोस्तों, ये वियतनाम ने मारा है। और इन 4 और सबसे बड़ी दोस्तों, इस टॉप 15 यानी कि दुनिया के सबसे 15 जो लिस्टेड नाम है, जिसमें कि 15 टॉप ऐसे देश जिसमें सबसे अच्छा बिजनेस रिटर्निंग यानी बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसमें यूरोप का केवल एक देश जर्मनी है। टॉप 15 देशों में केवल जर्मनी है, बाकी कोई नहीं है। तो दोस्तों भारत तो आगे बढ़ रही, चीन के ऊपर इकोनॉमिकल क्राइसिस है। अभी पहले नंबर पे जो चीन था वो तीसरे नंबर पे चला गया, जापान की एजेंसी ने दी है। दुनिया के एक चाइना के डाटा के अनुसार से चाइना में 35% ग्लोबल मीडिया दे रही है कि बेरोजगारी है, चाइना 21% दे रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है। चीन ने भी 10 दिन पहले अपने यहाँ आर्मी की कट की थी सैलरी में 10%, यानी कि चीन एक ढाने की कगार पर है, यानी चीन तबाही की ओर जा रही है, भारत उगाए। देखिए हम एक ही चीज कहते हैं
कि दुनिया में एक बहाव होती है, अगर एक आदमी गरीब होता है तो दूसरा अमीर होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो रहा है तो कोई ना कोई तो अमीर बनेगा, क्योंकि उसके पास 100 रुपए थे, वो 100 रुपए जब तक उसके पास है वो अमीर है। जब वो गरीब होगा भाई 100 रुपए बाजार में आएंगे और वो बाजार का 100 रुपए किसी ना किसी के पास आएंगे, तब वो अमीर बनेगा तो ये गरीब बनेगा। यही दुनिया की नीति भाई। मैं नहीं बोलता हूं, ये दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमिस्ट और बिजनेस कॉमर्शियल मैन होते हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब एक देश ढहता है तो दूसरा देश बढ़ता है, और जब दूसरा देश ढहता है तो कोई और तीसरा देश बढ़ता है। तो जब सोवियत संघ यानी कि रूस ढहा तो चीन बढ़ा, अब चीन ढह रहा है तो भारत बढ़ेगा, और भारत उस दिन ढह जाएगा जब भारत में गलत नेतृत्व आ जाएगी और गलत सरकार आ जाएगी, और हम इस प्रकार की सरकार को ले आएंगे जो सही तरीका से फॉरेन पॉलिसी नहीं चला पाएगी। एर्दोगन के जैसा, जैसे कि तुर्की डेवलप करता हुआ देश बर्बाद हो गया, उसी तरीका से हम, जैसे मलेशिया डेवलप था, मलेशिया ने भारत से बिना कारण का पंगा लिया, बर्बाद हो गया। मालदीव की अर्थव्यवस्था अच्छी खासी थी, मालदीव ने बिना कारण भारत को परेशान किया, मोदी जी के ऊपर कॉमेंट किया, मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। पाकिस्तान ने बिना कारण से भारत से 70 सालों तक दुश्मनी निकाली, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। तो ये जो होती है ना, ये बिना कारण की दुश्मनी लेना, तुर्की से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, तुर्की ने भारत और अमेरिका दोनों से दुश्मनी ले ली, तो तुर्की की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। जिस दिन भारत सरकार में भी कोई ऐसा आएगा कि बिना लड़ाई इजराइल और ईरान में होगा, बिना कारण भारत कूद के बोलेगा हम ईरान का विरोध करते हैं। जिस दिन अमेरिका और ईरान का लड़ाई होगा, हम बिना कारण बोलेंगे हम अमेरिका का समर्थन करते। अमेरिका और रूस की लड़ाई होगी, हम बोलेंगे बिना कारण हम रूस की लड़ाई करते हैं, साथ हैं। तो उस दिन हमारी अर्थव्यवस्था ढाने लगे। और मैं बता दूं कि हमारी चीन, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा गद्दार देश है, हमसे सब देश दुश्मनी रखा। तो दोस्तों, इसके लिए आप मूर्खतापूर्ण सुविचारधारा है। अमेरिका कभी किसी से धोखेबाजी नहीं, वो देखता है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन प्रॉफिटेबल है, वरना वो इजराइल को तब छोड़ देता जब उसके पीछे $30 बिलियन की खर्च होती है। लेकिन उसने नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इजराइल उसके लिए फायदेमंद है। भारत सदैव एक इनडायरेक्टली रूस की ओर ज्यादा झुकाव रखा है। हमने हर आर्मी डील को आज़ादी के बाद ज्यादातर रूस से किया, पाकिस्तान ने अमेरिका से किया। भाई जब व्यापार पाकिस्तान अमेरिका से करेगा, अमेरिका को पाकिस्तान से फायदा हो, तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ जाएगा, और हम रूस की तरफ गए तो रूस हमारी तरफ आएगा। तो ये फॉरेन पॉलिसी थी। खैर दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी, मैंने पूरी विश्लेषण बता दिया कि चीन किस प्रकार से ढह रहा है, भारत ऊपर उठ रही है। तो आप बताएं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वैसे अगर फॉरेन पॉलिसी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भारत के हित अहित से जुड़े हुए अगर किसी भी बात को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम रोज लेकर के आएंगे कुछ नई वीडियोज़ और नई जानकारी के साथ, इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।